वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर और करंट अफेयर्स में भी हम कवर करेंगे 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हम फॉलो कर रहे हैं द हिंदू को, इंडियन एक्सप्रेस को, प्लस साथ में गवर्नमेंट साइट्स। एंड अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। इवन प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग कि करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए स्पेशली न्यूज़पेपर बेस्ड टर्म्स और न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए हमने एक अलग से इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम क्विक रिवीजन के अंडर जो है वो करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। आप चेक कर सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द वीक या विद इन द 6 डेज जो है वो लास्ट कितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स या करंट फैक्ट जो थे वो न्यूज़ में थे। हम मेनली फोकस कर रहे हैं कि करंट अफेयर को जो है वो स्टैटिक फैक्ट के साथ लिंक करके जो है वो अब पढ़ें, क्योंकि उसी तरह से अब देखेंगे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। रिसेंट अगर आप हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स यानी कि अलाइड और एचएस को उठाकर देखोगे तो उन्होंने बहुत रिसेंट बेसिक क्वेश्चन जो है वो करंट से रिगार्डिंग पूछ रखे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है एनपीएस वात्सल्य स्कीम। वात्सल्य से याद रखना कि यहाँ बात की जा रही है बच्चों की। नेशनल पेंशन जो स्कीम है वो बच्चों के लिए लेकर जा रहे हैं सरकार। अभी ये रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है, ऑफिशियली एक्सटेंड किया है कि एनपीएस का जो है वो फोकस अब बच्चों की तरफ ही जा रहा है, यानी कि 18 साल से कम। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर 18 साल से कम की बात करें तो वो पैसे तो कमाते नहीं है, ठीक है। अब वो पैसे नहीं कमाते तो दैट मीन्स उनके बिहाफ पे उनके पेरेंट्स जो है वो इस पेंशन में जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। 18 साल के बाद जब वो कमाना शुरू कर देंगे तो देन उसको वो आगे कंटिन्यू कैरी कर सकते हैं इसको। ऐसा जो है वो यहाँ पर कहा गया है। मिनिमम अमाउंट 1000 है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। और जब मेच्योर हो जाएंगे तो वो प्लान को कन्वर्ट कर सकते हैं फुल एनपीएस में। ऐसा मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बता दिया। एनपीएस की याद रखना कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो ये स्कीम है ये इंट्रोड्यूस की गई थी सबसे पहले 2004 में, और देन उसके बाद इसको जो है वो 2009 में जो है वो हैज़ बिन प्रोवाइडेड फॉर ऑल सिटीजन। पहले ये एक तरह से जो है वो आर्मी तक ही लिमिटेड थी, देन उसके बाद इसको प्रोवाइड किया गया टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब पहले ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर तक थी, लेकिन उसके बाद 2009 में जो है वो इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी प्रोवाइड कर दिया गया। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्पॉटेड डीर या इसको चीतल भी कहते हैं। ये बहुत न्यूज़ में रह रहा है। मोस्ट कॉमन डीर स्पीशीज़ है इंडिया की, इंडियन फॉरेस्ट में, और ये एक सोशल एनिमल है। ये नेटिव है भारतीय सब कॉन्टिनेंट का, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये नेटिव है। और जब हम यहाँ बात करें सब कॉन्टिनेंट की, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि इंडिया को जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आईयूसीएन स्टेटस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो है लीस्ट कंसर्न। आईयूसीएन बना था 1948 में, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये एक स्टेटरी बोर्ड है। अब यहाँ पर क्या है याद रखना है हमें कि ये बोर्ड होते क्या हैं। एक्चुअल में जो संविधान में मेंशन्ड है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन जो कानून के द्वारा बनाई जाए, यानी कि बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की पार्लियामेंट ने कोई एक्ट के थ्रू बनाया, उसको कहते हैं स्टेटरी बोर्ड। लेकिन नॉन स्टेटरी बोर्ड क्या होते हैं, वो होते हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनते हैं। ये बोर्ड जो है वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1972 के एक्ट के अंडर, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक्ट का जो ईयर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की काफ़ी बार मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग द गवर्नमेंट डिसीजंस ऑन द मैटर रिलेटेड टू द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनके रिगार्डिंग सरकार को जो है वो गाइड करना, सरकार को बताना कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा नहीं करना है, इतने लेवल तक इस स्पीशीज़ को कंजर्वेशन देनी है। ये सब काम जो है वो आपका ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ करता है। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 47 मेंबर्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है इसको कौन चेयर करता है। तो हमें ये याद रखना है कि इट इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन वाइस चेयरमैन की अगर हम बात करें तो वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये 2005 में बनी, ये भी एक स्टेटूटरी बॉडी है जिसको हमें साथ में पढ़ना सही रहेगा। अंडर वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2006, और ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। मेन टारगेट जो इस कमेटी का या इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस अथॉरिटी का, वो ये है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको स्ट्रेंथन करना, यानी कि टाइगर कंजर्वेशन को प्रमोट करना, इसका जो है वो मेन टारगेट है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है हाउथीज। हाउथीज की अगर हम बात करें तो ईरान बैक्ड मुस्लिम मिलिट्री
एंड पॉलिटिकल पावर है जो कहाँ पर एक्टिव है, यमन में। यानी कि एक तरह से ये क्या है, मिलिटेंट ग्रुप। ये क्या है, एक तरह से मिलिटेंट ग्रुप। और आपको यहाँ से कमेंट बॉक्स में एक आंसर भी करना है कि ईरान जो है, ईरान में भारत का एक पोर्ट है, उसका नाम क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी न्यूज़ में रह रही है, दैट इज़ योर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, जिसका मेन काम क्या है, लड़ाई लड़ना, यानी कैम्बेट करना, लड़ाई लड़ना किसके साथ, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ, और दूसरा टेररिस्ट फंडिंग, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग, इन दोनों को एड्रेस करना। ये जो दो चैलेंजेस है, इनको एड्रेस करना इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट है। ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1989 में ड्यूरिंग G7 समिट। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो पेरिस फ्रांस में है। 39 मेंबर्स है जो इंपॉर्टेंट हमें याद रखने हैं, तो यूरोपियन यूनियन, USA, इंडिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं जो हमें याद रखने हैं। इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो G4 मेंबर्स हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो G4 मेंबर्स हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इंक्लूड होती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद इंडिया मेंबर बना था 2010 में, तो यानी कि भारत इसका मेंबर है। दो लिस्ट आती है इसकी, एक ग्रे लिस्ट आती है, एक ब्लैक लिस्ट आती है। ग्रे लिस्ट का मतलब ये होता है कि एक वार्निंग दी जाती है वो कंट्रीज के लिए जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है टेरर फंडिंग को या मनी लॉन्ड्रिंग को। वहीं दूसरी साइड ब्लैक लिस्ट जो कंट्रीज है वो इंक्लूड होती है जो जिनको डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये तो टेररिस्ट कंट्रीज है, ये फंड कर रही है। इसमें इंक्लूड होता है ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार। और एक बात याद रखना है कि जब भी कोई किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर दिया तो वो फाइनेंशियल एड नहीं ले सकता इंस्टीट्यूशन से, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB या फिर यूरोपियन यूनियन, इन सब से फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर पैसा दिया तो वो कहाँ जाएगा, टेररिस्ट फंडिंग में, तो इसलिए नहीं दिया जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेटर वन हॉर्न रिहानो। इसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो हमने बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। हैबिटेट की अगर हम बात करें इसकी, तो इंडो नेपाल तराई रीजन। अब ये तराई रीजन एक न्यू टर्म आती है, ये बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है कि तराई रीजन एक्चुअल में होता क्या है। तो फुट हिल ऑफ द शिवालिक जो है वो तराई रीजन होता है, मोस्ट फर्टाइल है ये, ठीक है। तराई जैसे शिवालिक रीजन खत्म होता है तो उसके बाद जो रीजन शुरू होता है आफ्टर भाबर जो है वो रीजन, ये तराई रीजन है और बहुत फर्टाइल रीजन है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है और ये डेंसली पॉपुलेटेड भी है। वेजिटेशन की भी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको डेसिडियस से लेकर एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। असम और वेस्ट बंगाल में जो है वो आपका ये वन हॉर्न रिहानो मेनली जो है वो पाया जाता है। और इंडिया का वन हॉर्न रिहानो फ्लोटिंग है, मतलब सॉरी स्विम, इसके पास जो है वो फ्लोटिंग जो है वो हैबिटेट में ये रहता है, तो इसकी वजह से जो है वो ये गुड स्विमर भी है वन हॉर्न रिहानो। और IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1948 में। 90% ऑफ द जो आपका ये वन हॉर्न रिहानो है ये काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिलता है, जो कि कहाँ पर है, असम में। और एक रिवर है जो यहाँ से क्रॉस करती है काजीरंगा से, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि वो कौन सी नदी है। चंद्रयान 4 की बात की जा रही है, भारत लॉन्च करेगा बाय 2040 चंद्रयान 4 को, जिसमें हमने ये टारगेट रखा है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे मून के ऊपर, यानी कि पहला यहाँ से हमने याद कहा है कि जो हमारा मून यात्री होगा या अंतरिक्ष यात्री उसको मून पर भेजेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, ये इसको जो है वो 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1924 में, यानी कि ब्रिटिश टाइम में। और 1924 में सेशन हुआ था बेलगाम में, उसको प्रिसाइड किसने किया था, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है, जो हमें याद रखना है। इसरो की अगर हम बात करें, इसरो के जो मिशन अभी जो रिसेंटली, एक तो चंद्रयान 4 की बात की जा रही है, और सेकंड ये कहा है कि वीनस के लिए भी जो है वो हमारा जो है वो यहाँ से जो है वो मिशन अभी जाने वाला है, और इसको हम मार्च 2028 तक जो है वो शेड्यूल करेंगे, ऐसा इसरो ने कहा है। वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है वो हम भेजने वाले हैं, और रिसेंटली भारत सरकार ने इसको अप्रूवल दे दिया है। वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट अलॉन्ग विथ वीनस जो है। ये याद रखना है कि वीनस जो है यहाँ पर जो है वो, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको एक बार कंफर्म कर लेना कि यहाँ पर यूरेनस होगा, उसके साथ मिलकर जो है वो ये क्या करता है, रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। बाकी सभी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं प्लैनेट्स। इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट मिशंस जो वीनस के लिए अभी तक हैं, तो सबसे पहला है मेरिनर 2, ये USA का था, ठीक है। वेनरा 7 ये 1970 USSR यानी कि रशिया का इनिशिएटिव था, ठीक है। मैगलन जो है वो 1990 में US का इनिशिएटिव था, और अभी रिसेंट में जो किया है वो क्या है, अकत्सुकी 2015 में जापान ने।
तो ये अभी रिसेंट में भी अगर अलाइड का पेपर देखोगे तो उस तरह से जो है वो मिशंस को लेकर जो है वो पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम इन्हें पढ़ सकते हैं, इन्हें याद कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट आयुसियन स्टेटस की अगर हम बात करें तो आयुसियन सबसे पहले तो याद रखना 1948 में बना था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में आया था। टाइगर का जो आयुसियन स्टेटस है दैट इज एंडेंजर्ड। लायन, चीता, स्नो लेपर्ड, इनका जो आयुसियन स्टेटस है दैट इज योर वल्नरेबल, यानी कि आयुसियन कंजर्वेशन स्टेटस की हम बात कर रहे हैं। जैगवार का जो है वो नियर थ्रेटेंड है और पूमा का जो है वो है लीस्ट कंसर्न। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो अभी न्यूज़ में भी था, ये बिहार में है और ये बिहार का ओनली टाइगर रिजर्व है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बिहार है वो कौन कौन सी स्टेट्स के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है और कितनी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार। देन उसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। इसको पब्लिश कौन करता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो बनी थी किसमें 1965 80 सॉरी नॉट नॉट 1965 1865 में ये बनी थी एज अ इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जो हमें याद रखना है। ये भारत इसका मेंबर है बिल्कुल। और रिसेंटली इंडिया जो है वो अचीवर्स टायर 1 स्टेटस, मतलब इंडिया का रैंक जो है वो 1 आया है। 98.49/100 जो है वो मार्क्स मिले हैं, स्कोर मिला है भारत को इसमें। अमूर फैल्कॉन की अगर हम बात करें तो ये माइग्रेटरी बर्ड है। और माइग्रेटरी बर्ड होने के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि इसका जो आयुसियन स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये स्पीशीज़ कहाँ से जो है वो भारत में आती है और कौन से रीजन में भारत की आती है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो हम याद रख सकते हैं। एक्सरसाइज एकिया, ये जो है वो इंडियन यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्लस इंडियन आर्मी ने चेन्नई में ऑर्गेनाइज करी, जिसका मतलब है वननेस इन तमिलनाडु। मतलब अगर हम बात करें तमिलनाडु तमिल लैंग्वेज में जो है उसका मतलब हो गया वननेस। और इस एक्सरसाइज का जो मेन एम है वो है इंटीग्रेट करना इंडिया का जो डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी है उसमें। उसके लिए मतलब जो डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी को जो है वो एक तरह से इंटीग्रेट करना मेन टारगेट जो है वो इस एक्सरसाइज का है। देन उसके बाद नेक्स्ट है तिरुपति बालाजी टेम्पल। ये न्यूज़ में है, आंध्र प्रदेश में है। द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल स्ट्रक्चर है डेडिकेटेड टू लॉर्ड वेंकटेश्वरा। वेंकटेश्वरा को जो है वो विष्णु जी का अवतार माना गया है, द्रविड़ा स्टाइल में है। और ये फेमस है टेम्पल किसके लिए? एक तो डोनेशन ऑफ एयर के लिए और दूसरा तिरुपति लड्डू। और इसको जो है वो जीआई टैग भी मिला है। और जीआई टैग 10 साल के लिए वैलिड होता है। इसकी शुरुआत जो है वो 1999 का जो एक्ट है उसके अंडर की गई है। और अगर एक बार इस लड्डू को 10 साल के लिए मिल गया देन उसके बाद भी अगेन जो है वो मिल सकता है जीआई टैग। देन उसके बाद नेक्स्ट है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट भारत और ब्राज़ील के बीच में अभी रिसेंट में साइन हुआ है। ब्राज़ील बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है। सबसे पहले हमें याद रखना है ब्राज़ील फेमस फॉर अमेजॉन फॉरेस्ट और अमेजॉन रिवर। और इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये जो आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात की गई है तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो इसको बायोजेट फ्यूल भी कहा गया है, ठीक है, जो कि किससे बना होगा? रिन्यूएबल बायोमास से और जो आपका वाटर रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिन्यूएबल। अब यहाँ पर रिन्यूएबल की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं जो वेस्ट मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन है उस पर जो है वो फोकस किया जाएगा। और साथ में टारगेट इससे क्या होगा कि जो CO2 इमिशन है उसको भी कम किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 50th मीटिंग हुई थी, जिसमें जो है वो आपका 6.5 रेपो रेट स्टिल सेम है, अभी भी चेंज नहीं किया गया है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगर हम बात करें तो 6 मेंबर्स होते हैं, 3 फ्रॉम RBI साइड एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। 2016 में ये बनी थी उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पे। और आरबीआई का जो गवर्नर है वो उसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है। डिसीजन जो है वो मेजॉरिटी वोट के साथ ले लेता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मेन काम होता है वो मार्केट में जो लिक्विडिटी यानी कि पैसा है उसको मैनेज करना, पैसे के थ्रू, यानी कि जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल आरबीआई करता है, आरबीआई डिफरेंट रूल्स को फॉलो करता है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंडर आते हैं। ये दो तरह की होती है, एक तो एक्सपेंशन हो सकता है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करना हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब वो जो है वो पैसा मार्केट से वापस लेते हैं, और एक्सपैंड जब मार्केट में पैसा देते हैं। अब आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि अगर आरबीआई रेपो रेट को कम करता है तो उससे मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, या आप रिप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। ये लॉन्च किया गया था 2022 जापान में। और इसमें मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 14 कंट्रीज इसमें मेंबर है, इंक्लूडिंग इंडिया, फिजी, यूएसए, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, बुरनई, फिलीपींस, मलेशिया। ये सभी जो है वो इसके मेंबर नेशंस है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन इकोनॉमिक, मतलब अगर हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है तो यानी कि इकोनॉमिक बात की जा रही है तो स्ट्रेंथन करना इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंड कॉपरेशन फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी इन द रीजन।
ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी की बात की जा रही है इंडो पैसिफिक रीजन में, और इसमें जो है वो इंडिया का जो मेन फोकस है, भारत ने कहा है कि ट्रेड, सप्लाई चेन रिसाइलेंस, क्लीन एनर्जी और फेयर इकोनॉमी, ये सभी पर जो है वो भारत का मेन फोकस है। फाइड चेस ओलंपियाड, भारत गोल्ड लेकर आया है इसमें, दोनों मैन और वुमेन दोनों कैटेगरीज में भारत के पास गोल्ड आया। ये बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था, 45th है, और जो 44th हुआ था वो भारत में हुआ था, इंडिया में हुआ था। और आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में जो है वो इवेंट हुआ था, ये आपका 44th फाइड चेस ओलंपियाड का। देन उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7, यानी कि 7th एडिशन इसका। ये इंडिया और ओमान के बीच में एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज, और ये 7th एडिशन जो आपका ओमान में हुआ है। नगर वन स्कीम 2020 में लॉन्च की गई थी, जिसका मेन टारगेट जो है वो क्या है कि जो नगर वन है यानी कि अर्बन फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना। और अभी रिसेंट में ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लास्ट के 100 डेज में 111 नगर वन सेंक्शन किए गए हैं। इसमें भारत सरकार ने ये टारगेट किया है कि 1000 वन जो है वो हम 2027 तक जो है वो लगाएंगे। सिग्निफिकेंस एक तो अर्बन फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा, एनवायरमेंटल कंसर्न को एड्रेस किया जाएगा, ग्रीन जो आपका एक ग्रोथ है, ग्रीन जो आपका अर्बन डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जा रहा है, अर्बन जो हीट आइलैंड बन रहे हैं उसको एड्रेस किया जाएगा, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब यहाँ पर फैक्ट ये भी आता है कि अर्बन एरियाज में हम कौन से प्लांट लगा रहे हैं। अगर वहाँ पर हम मेडिसिनल प्लांट लगा रहे हैं तो उससे हमें और प्रॉफिट होगा। अगर हम वहाँ पर ऑर्नामेंट प्लांट्स लगाते हैं तो उससे डेकोरेशन और टूरिज्म अट्रैक्ट होगा, जिसको अर्बन टूरिज्म कह सकते हैं। तो ये सभी प्रमोट हो सकता है। G4 नेशंस की अगर हम बात करें तो रिसेंट मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई है, अटेंडेड बाय द एस जयशंकर, यानी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अटेंड किया इसको। और इनका जो मेन टारगेट है वो है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स किया जाए। और ये चारों कंट्रीज पर प्रबल दावेदार है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट है उसमें इंक्लूजन के लिए। इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, ये जो 4 कंट्रीज़ है ये इसके मेंबर्स हैं, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं। स्पाइसेस बोर्ड की अगर हम बात करें तो कोचीन केरला में जो वो हेडक्वार्टर है, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि, और ये बना है 1987 में। और ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि $25 बिलियन का टारगेट रखा है हमने बाय 2047 कि हमें जो है वो 2047 तक $25 बिलियन तक का एक्सपोर्ट करना है स्पाइसेस का। और ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1987 में अंडर द एक्ट स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो रबर्ट बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट है बराक भूबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संभाल में है। नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है। वर्ल्ड रिवर डे जो है वो आपका 4th संडे ऑफ द सितंबर जो है वो सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है। लेपोरिसी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये भी न्यूज़ में है। और जॉर्डन जो है वो पहली कंट्री बनाया है जिसने जो है वो एलिमिनेट किया इस डिजीज़ को, और WHO ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। और WHO ने ये कहा है कि 2 लाख केसेस जो है वो वर्ल्ड वाइड एनुअली देखे जाते हैं। ये डिजीज़ जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेपरेज, ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो ये इफेक्ट करता है मेनली स्किन, आई, नोज और पेरिफेरल नर्व्स, इनको जो है वो ये मेनली इफेक्ट करता है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो आपका 25 सितंबर को होता है। और थीम की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कही गई है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड। उड़ीसा टू ज्वाइन आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उड़ीसा ने इसको जो ज्वाइन करने की बात की है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो योजना है इसको ऑलरेडी 6 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें टारगेट रखा है ₹5 लाख हेल्थ कवरेज पर फैमिली, ये पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये है कि अभी सीनियर सिटीजन जो 70 साल या 70 साल से ऊपर है उन्हें भी जो है वो इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। वर्ल्ड रोज डे जो है आपका 22 सितंबर को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज जो है आपका 23 सितंबर को होता है। इसमें थीम की अगर हम बात करें तो साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स जो है वो आपकी थीम है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है 19th दिव्य कला मेला, ये विशाखापट्टनम में हुआ। 14th हॉकी इंडिया जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप, इसमें पंजाब ने जो है वो यूपी को डिफीट किया है, यानी कि पंजाब जो है वो फाइनल जो है वो जीत गया है। 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट, ये गुजरात में हुई। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो आपका 21 सितंबर को होता है। न्यू डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये अपॉइंट हुए हैं अनुराग गर्ग। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड रिहानो डे, ये 22 सितंबर को होता है। और आपको बताना है कि जो वन हॉर्न रिहानो है, अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर, उसका IUCN स्टेटस क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मिथनॉल जो आपका पायलट प्लांट है, ये कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है, पुणे महाराष्ट्र में।
और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत की वो कौन सी स्टेट है जो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है वो शेयर करती है। देन उसके बाद है एनसीआरबी के चीफ की अगर हम बात करें, रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं आलोक राजन, ये 1991 बैच के जो है वो आईपीएस ऑफिसर है। अमित गर्ग जो है वो आपके 1993 बैच आईपीएस ऑफिसर, इनको अपॉइंट किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस नेशनल सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, इनका जो हेड है अमित गर्ग जी को अपॉइंट किया गया है। आई होप करंट अफेयर आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।